गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो, आदाब, जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मज़े में? हाँ जी। कैसा रहा आपका कल का दिन? स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया। अरे भाई, मैंने मैसेज आप लोगों को बता भी दिया था कि जो आज जो है आप लोगों की क्लास, मतलब कि कल की जो क्लास थी वो नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैम हम लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं पहले वाली, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज आप लोगों को एक फ्री टाइम दे दिया जाए कि आप लोग उसको दोबारा, जिन स्टूडेंट ने देख लिया वो रिवाइज कर लें, और जिन्होंने नहीं देखा वो जो है वो दोबारा वीडियोज़ को देख लें, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए और आप लोग ये ना सोचो कि यार हमारी पुरानी वीडियोस रहती हैं और हमें टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, देखिए आप सभी ने कल आप लोगों ने जो आधा घंटा आप लोगों को मिला, आपने उसको यूज़ किया कि नहीं किया? किया था? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, कुछ ऐसा डाउट कोई रह गया हो आप लोगों का? कैसा रहा आप लोगों का कल का जो सेशन आप लोगों ने देखे थे? जो भी सेशन आप लोगों ने देखे आप लोगों को समझ में आ गए थे? चलिए ठीक है, फिर कोई बात नहीं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत समस्या आती है तो आप लोगों के पास टेलीग्राम चैनल है ही, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, हिस्ट्री विद रितु मैम। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक मैसेज कर दूं कि जो भी टॉपिक आप लोगों को अगले दिन करवाया जाएगा वो आपको शाम को जो है वो टेलीग्राम पर मैसेज करवा दिया जाएगा, कि आप लोगों को मैसेज कर दिया जाएगा। मैं पर्सनली आपको मैसेज सेंड कर दूंगी कि भाई आज जो है आप लोगों का ये टॉपिक होने वाला है। क्लियर? बात समझ में आई? तो अभी तक अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर किया तो वो कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम हिस्ट्री, ताकि आप लोगों को वहां पर पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। क्लियर? बात समझ में आई? तो जो स्टूडेंट आ चुके हैं, लाइव आ चुके हैं, वो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके नॉन में आपके भाई बंधु साथी संग के जितने भी आपके सगे संबंधी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक सेशन को पहुंचाया जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल सेशन रहने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है साइमन कमीशन, जिसे हम व्हाइट कमीशन कहते हैं। गो बैक साइमन जिसके नारे लगाए गए थे। क्यों साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया? क्यों साइमन कमीशन के लिए गो बैक साइमन के नारे लगाए गए? क्यों साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि साइमन कमीशन भारत आया क्यों था, क्यों आया, और आया तो इसके लिए इसको इतने प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, क्यों लोगों ने इसका विरोध किया, वो सारा कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों की जो नज़रें हैं वो स्क्रीन पर जो है वो बनी रहनी चाहिए। आप लोगों का जो ध्यान, आपके जो कान हैं वो मेरी बातों की तरफ, और आपकी जो आंखें हैं वो स्क्रीन पर बनी रहनी चाहिए, जिससे कि आपको टॉपिक की हर एक बारीकी पॉइंट्स को समझाया जा सके। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक साइमन कमीशन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले हम क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसके बाद हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्लियर? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, when did साइमन कमीशन विजिट इंडिया? साइमन कमीशन ने भारत का दौरा कब किया था? पहले तो आप लोगों को ये बताना है। ठीक है? हालांकि जो स्टूडेंट जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री मुझसे पढ़ी है उन लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। अगर किसी को नहीं भी आता तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा, और जिसको नहीं आता उनके लिए एक नया टॉपिक बन जाएगा। तो चलिए सुनते हैं साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है? देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है गांधी जी जो गांधी जब देश में आए थे तो उस टाइम पे टाइम कितना था? 1915 का था। मतलब गांधी जी भारत में कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। गांधी जी भारत में कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। जब ये भारत आए थे गांधी जी, उस टाइम पे भारत में क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था इंग्लैंड के अंदर। क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 से लेकर 1919 तक। अब गांधी जी आए, उस टाइम पे बहुत अच्छे वो बन चुके थे, भारतीयों के मार्गदर्शक बन चुके थे। तो अंग्रेजों को ये बात पता थी कि भाई अगर गांधी जी को हम कहेंगे तो भारतीय हमारा साथ देने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है? तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि गांधी जी प्लीज़ आप भारतीयों से कहिए, हिंदुओं से कहिए कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारा साथ दें, और हो सकता है कि अगर हम जीत जाएं तो आप लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। तो गांधी जी ने सोचा कि ये बात तो सही है, अगर हम लोग जीत गए, अगर इंग्लैंड वाले जीत गए तो हम उनका साथ देंगे। तो बदले में
में हमें कुछ ना कुछ देंगे ये। तो गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को कहा कि आप लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। तो गांधी जी ने, सीधा सा बात है, गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्जेंट कहते हैं। गांधी जी, एक चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, गांधी जी को सार्जेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सेना में भर्ती करवाता है, सेना में दाखिला करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्जेंट कहते हैं। तो गांधी जी को सार्जेंट कहा जाता है। क्लियर? अब क्या हुआ, 1919 में एक एक्ट आया जिसे हम क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। आप लोगों को याद ही होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था। रॉलेट एक्ट जिसे हम एनराइकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट कहते हैं, एनराइकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट कहते हैं। इस एक्ट में क्या था, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील, कोई भी व्यक्ति, हमें लग रहा है कि उस अंग्रेज को लग रहा है कि क्योंकि उस टाइम पे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा हो चुकी थी, आतंकवाद बहुत ज्यादा हो चुका था, तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने ये ऑर्डर निकाला कि अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि अंग्रेजों को कहा, अंग्रेजी सैनिकों को, कि तुम लोगों को लगता है कि वो व्यक्ति सही नहीं है, तो तुम उसको क्या कर लो, अरेस्ट कर लो और उसको जेल में डाल दो। ना तो वो कोई अपील देगा, ना कोई वो दलील देगा, और ना ही कोई वकील करेगा। ठीक है? तो गांधी जी जो थे, इस चीज से अंग्रेजों के क्या हो गए, खिलाफ हो गए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वैसे भी अंग्रेज जीत चुके थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था हमें, ये बात तो पता ही है गांधी जी को, इतना तो गांधी जी को पता ही चल रहा था। दूसरी बात, जब रॉलेट एक्ट आया तो इसमें बिना किसी मतलब के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा था। तो गांधी जी ने इसको क्या कहा, काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून का। ध्यान से समझ लीजिएगा, आगे के सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। ठीक है? 1919 में रॉलेट एक्ट आ गया। ठीक है? फिर 1919 में एक हत्याकांड हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, जलियांवाला हत्याकांड, जो अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने आपको समझाया था। जलियांवाला हत्याकांड हुआ। गांधी जी ने जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उसके बाद जब जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन निकाला गया जिसे हम क्या कहते हैं, हंटर कमीशन कहते हैं। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतीयों की सिंपैथी लेने के लिए, क्यों? क्योंकि जलियांवाला में काफी लोग मारे जा चुके थे, तो हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया जल्दी जल्दी में अंग्रेजों ने, कि भाई भारतीयों को दिखाना है कि किस तरह से हम, देखो इस जो ये घटना हुई है, जो ये हत्याकांड हुआ है, उसकी हम किस तरह से जांच करवा रहे हैं। तो उन्होंने कमीशन नियुक्त कर दिया, हंटर कमीशन, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हंटर कमीशन ने भी किसका, अंग्रेजों का साथ दिया। जेन्युइन सी बात, अंग्रेज थे तो अंग्रेजों का साथ ही देंगे, आप लोगों को भी पता है। ठीक है? तो गांधी जी ने इस कमीशन को क्या कहा, ब्रिटिश राज शैतानों का राज। ब्रिटिश राज जो है, अंग्रेजों का जो राज है वो क्या है, शैतानों का राज है। अंग्रेजों का राज जो है वो क्या है, शैतानों का राज है। क्लियर? बात समझ में आ गई? दो घटनाएं होगी, ध्यान से समझ लेना। पहली घटना हुई 1919 की, एक्ट आ गया जिसमें काला कानून कहा गया। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हो गया भाई, दो दूसरी घटना होगी। फिर क्या हुआ, 1919 में ही क्या किया गया, 1919 में क्या किया गया, टर्की का डिवाइडेशन किया गया। टर्की का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। क्या किया गया, टर्की का विभाजन कर दिया गया। आप लोगों को याद होगा, मैंने अभी थोड़े दिन पहले जब मैंने आपको खिलाफत मूवमेंट करवाया था, उसमें मैंने आपको बहुत ही क्लियरली तरीके से बताया था कि टर्की का क्या किया गया, डिवाइडेशन किया गया। भारतीय मुसलमानों को कहा गया कि तुम हमारा साथ दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम साथ ही नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि टर्की जो है वो आप लोगों के खिलाफ है। टर्की क्या मुस्लिम देश है, और वहां पे कौन बैठता है, खलीफा बैठता है। अब उन्होंने कहा कि हम आपका साथ नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा, मुसलमानों से कहा कि अगर आप हमारा साथ देते हो, हम जीत जाते हैं, तो हम टर्की के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करेंगे, हम टर्की के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, और खलीफा को भी हम कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है जी, कहानी हो गई। उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इंग्लैंड जीत गया, इन्होंने वो कहते ना कि धोखा दिया, इन्होंने क्या किया, टर्की का डिवाइडेशन कर दिया, और क्या कर दिया, खलीफा को खत्म कर दिया। खलीफा नाम की जो पोस्ट थी उसे खत्म कर दिया। बात समझ में आई? तो इन्होंने टर्की का क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया। अब देखो, तीन घटनाएं हो चुकी हैं, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला और टर्की का डिवाइडेशन। एक तरफ जो मुसलमान थे वो भी अंग्रेजों के विरोधी हो गए, और जो भारतीय थे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ, लोगों ने, जो अंग्रेजी जो नेता थे, उन्होंने अंग्रेजों को समझाया भी कि भारतीय जनता आपके पूरी तरह से खिलाफ हो चुकी है, अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि उन लोगों की आपको सिंपैथी मिले। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो, कंटिन्यू ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं जिससे जो भारतीय, जो मुसलमान थे, भारतीय जो हिंदू थे, वो अंग्रेजों के क्या हो रहे थे, खिलाफ होते जा रहे थे। यहाँ तक कि गांधी जी भी खिलाफ हो गए थे। तब उन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि जो भारतीय हैं उनको लगे कि हम उनका क्या दे रहे हैं, हम उनके भले के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में? इसलिए उन्होंने आनन
आनन में मतलब कि जल्दी से जल्दी वो एक ऐसा एक्ट लेकर आए जिसे हम क्या कहते हैं 1919 का एक्ट कहते हैं। 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। अब ये भी समझ लो क्या चीज है। चेम्सफोर्ड क्या था? उस टाइम पे भारत का वायसराय था। ध्यान रखना इस चीज को। 1919 में एक एक्ट आया, क्यों? क्योंकि इनको भारतीयों की क्या चाहिए थी? सिंपैथी चाहिए थी। उस सिंपैथी को लेने के लिए इन्होंने जल्दी से जल्दी एक कदम उठाया। उस कदम के अंदर इन्होंने 1919 का एक एक्ट लेकर आए जिसे हम कहते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्लियर? मॉन्टेस्क्यू कौन थे? ये क्या थे? सेक्रेटरी थे भारत के। क्या थे? सेक्रेटरी थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत के वायसराय थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1919 में कौन सा एक्ट आया था? एक तो रोलेट एक्ट आया था, ठीक है। एक 1919 में एक एक्ट आया था, अधिनियम आया था जिसे हम क्या कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेस्क्यू क्या थे? भारत के सेक्रेटरी थे। और चेम्सफोर्ड क्या था? भारत का वायसराय था। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था। तो देखो एक एक्ट लेकर आए 1919 में। अब इसमें क्या हुआ? इसमें कहा कि हम ये काम करेंगे, हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, हम प्रशासन के लिए काम करेंगे, हम एजुकेशन के लिए काम करेंगे, हम मतलब बहुत कुछ करेंगे। बात में क्यों? क्योंकि उनको भारतीयों की क्या चाहिए थी? सिंपैथी। अब जब हमें किसी को मनाना होता है तो हम उसके लिए कहते हैं ना कि यार मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? बात समझ में आ रही है मेरी? तो इस एक्ट में क्या कहा कि हम भारतीयों के लिए काम करेंगे, हम प्रशासन में ये सुधार करेंगे, हम एजुकेशन में ये सुधार करेंगे, हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं को वोट देने का अधिकार करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम मोस्टली प्रशासन में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। क्लियर? बात समझ में? अब इसी एक्ट में एक बात और कही गई कि इस एक्ट के ध्यान से सुनना इस चीज को, इस एक्ट के 10 साल बाद, कितने साल बाद? 10 साल बाद एक क्या आएगा? एक कमीशन आएगा। क्या आएगा? एक कमीशन आएगा जो ये देखेगा कि इस अधिनियम के अंदर जो बातें कही गई थी, इस अधिनियम के अंदर, इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर जो बातें कही गई थी, जो प्रशासन से रिलेटेड जो सुधार कहे गए थे, वो कितने अप्लाई हुए हैं, उसे कितना इम्प्लीमेंट किया गया है। मेरी बात समझ में आई? समझ में आया कि आज आपने घर बनाया, आपने कहा कि मैं उस घर को, आपने ठेकेदारों को काम दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई घर बना रहे हो, आपने वो घर ठेके पे दे दिया, ठेका समझते हो ना? आपने घर ठेके पे दे दिया। आपने कहा कि मैं इस घर को देखने के लिए 10 दिन बाद में आऊंगा। कितने दिन बाद में? 10 दिन बाद में आऊंगा और ये देखने आऊंगा कि तुमने कितना काम किया है। क्या जो मैंने तुम्हें काम कहे थे क्या वो तुमने काम किए हैं? बात समझ में आई कि तुमने कितने काम किए हैं और मेरे घर को और सुधार की क्या जरूरत है? समझ में आया कि आपने कोई घर जो है वो घर ठेके पे दे दिया बनाने के लिए। आपने उस ठेकेदार को कहा कि भाई तू काम कर, मैं देखने आऊंगा 10 दिन बाद में कि तूने कितना, मैं तुझे जितना काम बता के जा रहा हूँ क्या तूने वो काम उतना किया है, और क्या काम हम कर सकते हैं, और हम क्या काम कर सकते हैं, और हम क्या सुधार कर सकते हैं, वो हम देखने आएंगे। मेरी बात समझ में आई? उसी तरह से 1919 में जो एक्ट आया था जिसे हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, इस एक्ट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हम प्रशासन से रिलेटेड ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। और इसी एक्ट में ये बात कही गई थी कि इस एक्ट के 10 साल बाद, 10 साल मतलब कि 1929, 10 साल मतलब कि 1929, बात सीधी सी बात है, 1929 1929 कि 10 साल बाद में एक ऐसा कमीशन आएगा जो ये देखेगा कि 1919 में जो हमने वादे किए थे उसे कितना इम्प्लीमेंट किया गया, कितना लागू किया गया, और क्या सुधार की जरूरत है, और हम भारत के विकास के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए और क्या काम कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि साइमन कमीशन क्यों आया था? साइमन कमीशन ये देखने के लिए आया था कि 1919 में जो बातें कही गई थी 1919 को एक्ट में, क्योंकि भारतीयों को तो सिंपैथी देनी थी, ठीक है। अब उनको सिंपैथी देने के लिए इन्होंने जल्दी जल्दी में 1919 का एक्ट ले आए। उस एक्ट के अंदर ये भी बात कह दी कि भाई हम 10 साल बाद में इसकी जांच करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि क्या ये एक्ट ने सही तरीके से काम किया है या नहीं किया, और क्या सुधार कर सकते हैं हम।
बात समझ में आई। इसी वजह से साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। साइमन कमीशन आना कब था? आना कब था? 1929 में। आना कब था? 1929 में। बात समझ में आई। लेकिन आया कब? 1920। एक साल पहले ही साइमन कमीशन को भारत भेज दिया गया। मेरी बात समझ में आई। आना कब था? 1929 में, 1929 में। लेकिन एक साल पहले ही साइमन कमीशन को भारत भेज दिया गया। कि साइमन कमीशन उस टाइम पे जो भारत का वायसराय था उसने क्या किया, 1919 में जो लाटिस्क्यू चैम्सफोर्ड जो अधिनियम के अंदर, उसमें क्या किया गया, उसमें कहा गया कि आप भारत जाइए। बात समझ में आई। बात समझ में आई। तो साइमन कमीशन को बनाया कब गया था? 1927 में। कब बनाया गया था? 1927 में। मतलब कि इसे गठन कब किया गया था? 1927 में। और आया कब? 1928 में। साइमन कमीशन बनाया कब गया? 1927 में, 1927 में। और आया कब? 1928 में। मेरी बात समझ में आ रही है। 1919 में भारत का वायसराय कौन था? चैम्सफोर्ड था। और इस टाइम पे भारत का वायसराय कौन है? इरविन है। कौन है? इरविन। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? इरविन था। कौन था? इरविन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 का रॉलेट एक्ट आया, 1919 का जलियांवाला हत्याकांड हुआ, 1919 में हंटर कमीशन हुआ, 1919 में खिलाफत कमेटी बनी, 1919 में मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आया। उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? चैम्सफोर्ड था। और जब साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन हालांकि बनाया कब गया था? ये कहते हैं ना, पहले बनाया भी तो जाता है कि हाँ ये मेंबर होंगे, इस तरह से काम करेंगे। आप लोगों को पता ही है, एक विजिट करना और एक बनाना, दोनों में फर्क है। तो साइमन कमीशन बनाया कब गया था? 1927 में। इसका लीडर कौन था? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। 1927 में एक साइमन कमीशन बनाया गया। सर जॉन साइमन इसके क्या थे? लीडर थे। और 1928 में ये भारत आया था। कब? 3 फरवरी 1928 को। कब? 3 फरवरी, 3 Feb 1928 को ये भारत आया था। और कहाँ पे पहुंचा? सबसे पहले मुंबई पहुंचा। कहाँ पहुंचा? सबसे पहले मुंबई। मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि 1927 में एक साइमन कमीशन बनाया गया। किस लिए बनाया गया था? कि 1919 में जो अधिनियम आया था उसको एग्जामिन करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए कि इस अधिनियम ने कितना काम किया है, कितना वर्क किया और भारत में और क्या सुधार हो सकते हैं, क्या प्रशासनिक सुधार हो सकते हैं। इसके लिए आया था, ये देखने के लिए आया था। बात समझ में? 1927 में बनाया गया। सर जॉन साइमन इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, मतलब प्रेसिडेंट थे। और कब आया? 1928 में, 3 फरवरी 1928। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, हमेशा पेपर में पूरी डेट पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, नवंबर भी दिया होता है, दिसंबर भी दिया होता है, फरवरी भी दिया होता है, जनवरी भी दिया होता है, आपको फरवरी याद रखना है। 3 Feb 1928 को ये भारत आया था। सबसे पहले कहाँ पहुंचा? मुंबई पहुंचा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? एनी डाउट, समस्या, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? क्लियर है? आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? भारत का दौरा कब किया गया? 1928 में। अगर क्वेश्चन आता कि साइमन कमीशन को बनाया कब गया था, कब गया था साइमन कमीशन को? 1927 में। बनाया कब गया था? 1927 में। 1928 में ये वापस आया था। 1928 में आया था, ठीक है। 1929 में ये वापस चला गया, उसकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। और 1930 में 1928 में ये वापस चला गया था, 1929 में वापस आया और 30 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। मेरी बात समझ में आ रही है कि 1927 में इसे बनाया, 1928 में भारत आया, 1928 में ही भारत से बाहर चला गया क्योंकि इसका विरोध बहुत किया गया था। फिर 1929 में 1929 में वापस आया और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। बात समझ में आ गई? तो इसी से देख लो, 1927 में ये क्या हुआ था? बनाया गया। 1928 में आया, 1928 में ही वापस चला गया, 1929 में वापस आया और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। क्लियर है? क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े? इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दे, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द
द पीपल ऑफ इंडिया अंगेज द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज, भारत के लोगों ने साइमन कमीशन के आगमन का विरोध क्यों किया? अब बताओ भाई, आ गया तो आएगा, साइमन कमीशन आ गया, क्या दिक्कत थी, क्यों विरोध किया गया? अरे भाई इतने सारे कमीशन भारत में आए, हाँ कभी तो विरोध नहीं हुआ, ये इसका ही क्यों विरोध? मतलब हुआ सभी का, लेकिन बड़े लेवल पे इसका इतना विरोध क्यों हुआ? क्या था इसका कारण? बताओ क्या था इसका कारण? क्यों साइमन कमीशन का इतना विरोध किया गया? हालांकि मुझे पता है सभी को ये क्वेश्चन आता है, चलो इसको हम डिटेल में समझते हैं। सुनो, साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन ये कब बनाया गया? 1927 में बनाया गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928, 1928 में आया, 1928 में आया। आ गया तो आ गया, क्या दिक्कत थी? हालांकि आना 1929 में था, कोई बात नहीं, आ गया, चलो ठीक है, 1 साल पहले आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे। कितने सदस्य थे इसके? 7 सदस्य थे, और ये सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे। अब मुझे आप लोग इस बात का जवाब दो, अगर आपके घर की कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको आप बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे कि मैं बता पाऊंगी, कि सामने वाला कोई बता पाएगा? आपके घर में राशन पानी खत्म हो गया, चाय चीनी पत्ती दाल दूध खत्म हो गए, तो क्या सामने वाले को पता आपके घर में ये खत्म हो गया? कि आपको पता है कि आपके घर में क्या खत्म हुआ? आजकल वैसे पड़ोसियों को हमारे बारे में ज्यादा पता होता है, ये जेन्युइन सी बात है, ये आप लोगों को पता है। हाय इनकी बेटी कहाँ जा रही है, क्या बात है, इतना अच्छा सूट पहन रखा है, आज तो पक्का कुछ दाल में काला है ना? ऐसा ही होता है ना, हम बाहर निकलते हैं, सोचते हैं यार वो आंटी बैठी है बाहर, 10 क्वेश्चन पूछेगी, हम अंदर चले जाते हैं। ये सोचते हैं ना कि नहीं सोचते? होता है कि नहीं होता? पड़ोसियों की आंटी को हमारा ज्यादा ध्यान होता है, आप लोगों को पता ही है। तो मतलब मैं आप लोगों से बेसिकली ये पूछना चाहती हूँ, ये तो चलो हंसी मजाक था, कि आपके घर में अगर कोई दिक्कत है, आपके घर में कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, आपके घर में किसी सुधार की जरूरत है, तो क्या आप बताओगे कि आपके सामने वाला बताएगा? आप बताओगे। अब भाई मुझे आप बताओ, 1919 में जो अधिनियम आया, एक्ट आया, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं, उस एक्ट में भारत के सुधार से रिलेटेड बातें कही गई थी। ठीक है, अब साइमन कमीशन के अंदर सारे ही अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों को क्या पता कि भारत में क्या क्या सुधार हुआ है और भारत में और क्या सुधार हो सकता है? अंग्रेजों को क्या पता? अंग्रेज तो अंग्रेजों के फेवर में बात करेंगे ना। अंग्रेज आए, 7 अंग्रेज आए, उन्होंने कहा भाई ठीक है, जो जो 1919 में बातें की गई थी वो बिल्कुल इंप्लीमेंट हुई हैं और भारत में किसी सुधार की जरूरत नहीं है, बस काम खत्म हो गया। वो यही कहेंगे, वो ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं इन्होंने ये अप्लाई नहीं किया, ये इंप्लीमेंट नहीं किया, भाई ये लागू नहीं किया और भारत में ये सुधार की जरूरत है, वो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अंग्रेजों के फेवर में बात करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है कि जो चीज की जरूरत आपके घर में है वो आपको पता है, न कि सामने। वही जैसे ठेकेदार है, घर बना रहा है, ठीक है, आपका घर है तो आप अपने घर को देखने आए कि उसने कितना काम किया है और मैं और क्या सुधार कर सकती हूँ। बात समझ में आई? तो ये बात अंग्रेजों को थोड़ी ना, किसी दूसरे पड़ोसी को थोड़ी ना पता चलेगी। अगर आप मान लो दूसरे पड़ोसी को कह दो कि भाई जाके देख के जा ठेकेदार ने क्या काम किया है और क्या क्या सुधार की जरूरत है, तो वो क्या बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, वो आप बता पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो साइमन कमीशन भारत आया, नो डाउट, ठीक है, आ गया। भाई इसमें सारे के सारे अंग्रेज ही क्यों चखे? भारतीय भी तो हो सकते थे। हालांकि उस टाइम पे जो साइमन कमीशन जो इंग्लैंड से आया था, उस टाइम पे इंग्लैंड का जो सम्राट था, इंग्लैंड का जो राजा था, उसकी जो एग्जीक्यूटिव जो परिषद थी, उसकी जो मंत्रिमंडल थी, उसकी जो कैबिनेट थी, उसमें हमारे 2 भारतीय सदस्य थे। एक का नाम था एसपी सिन्हा, एक का नाम था एसपी सिन्हा और एक का नाम था शकलत वाला, शाहपुर जी शकलत वाला। ये 2 भारतीय सदस्य उस टाइम पे इंग्लैंड के सम्राट संसद में थे, पार्लियामेंट में थे इंग्लैंड में, तो इनको क्यों नहीं भेजा? ये 7 मेंबर्स में से इनको भी तो भेजा जा सकता था। ये भी तो बता सकते थे कि भाई जाओ जाके देखो कि भारत में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, भारत में कितना सुधार हुआ है और क्या सुधार किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आई? एस से साइमन, एस से सिन्हा, एस से शकलत वाला।
S से 7। मेरी बात समझ में आई? समझ में आया? तो किसी भी भारतीय मेंबर को इसमें नहीं भेजा गया। सारे क्या थे? अंग्रेज थे। और नॉर्मल सी बात है, अंग्रेज हैं तो अंग्रेज क्या बताएंगे, क्या सुधार हुआ? कुछ नहीं बताएंगे, वो तो अंग्रेजों के फेवर में बात करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इस वजह से भारतीयों ने इसका क्या किया? पूरा विरोध किया कि भाई हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी सुधार हुए या नहीं हुए हमें पता है, सामने वाले को थोड़ी ना पता है। हम अंग्रेजों को क्या मानेंगे? वो तो इंग्लिश में बात करेंगे, हम क्या बात करेंगे उनसे? हम क्या बात करेंगे उनसे? वो तो आ चू चाची करके चले जाएंगे। हम उनसे क्या बात करेंगे? क्लियर है? बात समझ में? समझ में आया? तो साइमन कमीशन 1927 में बनाया, 1928 में भारत आया। 7 सदस्य थे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन 7 सदस्यों में से एक सदस्य जिसका नाम था एटली। क्या नाम था? एटली। उसको भी नहीं पता था कि आगे जाकर जो एटली भारत आया था, जो एटली साइमन कमीशन के एक मेंबर के रूप में आया था, आगे जाकर वो 1945 में 1945 में इंग्लैंड का क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इंग्लैंड का क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। और यही प्रधानमंत्री आगे जाकर भारत की आज़ादी का जो हस्ताक्षर है, भारत की आज़ादी का जो प्रपोजल है, उस पर हस्ताक्षर करेगा, साइन करेगा। बात समझ में आई? कि जो साइमन कमीशन के जो 7 मेंबर थे, उन 7 मेंबर में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था एटली। उसको खुद को नहीं पता था कि जो एटली भारत की प्रॉब्लम्स को देखने आ रहा है कि भारत में क्या चल रहा है, वही एटली आगे जाकर भारत को क्या करेगा? आज़ादी जो उसका प्रपोजल है उस पर क्या करेगा? साइन करेगा। क्योंकि एटली आगे जाकर 1945 में इंग्लैंड का क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री। और यही एटली आगे जाकर भारत स्वतंत्रता अधिनियम उस पर साइन करता है। हाँ, समझ में आ गया? कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे। कोई भी भारतीय सदस्य नहीं। तो विरोध तो होना ही था, विरोध तो होना ही था, जेन्युइन सी बात है। और एक चीज और सुन लो, इसमें सारे 7 सदस्य अंग्रेज ही क्यों थे? किसने कहा था कि इसमें सारे सदस्य अंग्रेज ही होने चाहिए? किसने कहा था? उस टाइम पे भारत का जो वायसराय था जिसका नाम था इरविन, उसने कहा था। ये उसके दिमाग की उपज है कि साइमन कमीशन जो भारत आ रहा है उसके अंदर कोई भी भारतीय नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भारतीय आया तो हमारी पोल खुल जाएगी। समझ में आया? समझ में आ गया? तो इरविन के सजेशन पे, इरविन के सुझाव पर, इरविन की सलाह पर इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। क्लियर? समझ में आया? समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट बन रहा है? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? लग रहा है अंदर से गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं, क्रांति कर रहे हो आप लोग अंदर से? क्लियर है? गुस्सा आ रहा है? ठीक है। तो कोई भी अंग्रेज सदस्य नहीं था, सॉरी कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का क्या किया गया? विरोध किया गया। क्लियर? यहाँ पर एक चीज़ और समझा दूँ, साइमन कमीशन सबसे पहले कहाँ पे आया था? मुंबई आया था। कहाँ पे आया था? मुंबई। साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इसी साइमन कमीशन को हम व्हाइट कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमन कमीशन को हम व्हाइट कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि सारे अंग्रेज ही थे, गोरे थे। गो बैक साइमन के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए। गो बैक साइमन, वापस जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। पहले किसी भारतीय सदस्य को लेकर आओ, हम उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। साइमन का वो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। भारत के अंदर एक मेहमान का, एक भगवान के समान दर्जा होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा था, एक शैतान का दर्जा दिया जा रहा था। क्लियर? बात समझ में आ गई? व्हाइट कमीशन कहा जाता है। सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा? मुंबई पहुंचा। उसके बाद ये कहाँ गया? लाहौर गया। कहाँ गया? लाहौर गया। लाहौर में जब साइमन कमीशन पहुंचा तो लाहौर का जो कमांडर था, उसका नाम था स्कॉट। उसका नाम था स्कॉट। जैसे ही साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, साइमन ने पहले, क्योंकि साइमन थक चुका था, उसको मतलब वो इतना कि जब हम किसी का विरोध करते हैं, हमारा कोई विरोध करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये कैसा देश है, क्या है ये। हमने सोचा था कि भारत में मेहमानों का स्वागत किया जाता है, इस तरह से स्वागत किया जाता है। बात समझ में आई? तो जब ये लाहौर पहुंचा तो उसने स्कॉट को कहा कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, जो भी गो बैक साइमन बोले, काले झंडे दिखाए, उस पर तुम लाठियां बरसाना शुरू कर दो।
बात समझ में आई गई कहानी, आप सबको पता ही चल गया होगा। स्कॉट ने क्या किया उस टाइम पे? लाला लाजपत राय कहाँ पे थे? लाला लाजपत राय कहाँ पे थे? लाहौर में थे। और वो साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। साइमन को बैक, साइमन वापस जाओ, काले झंडे दिखाए गए। साइमन कमीशन को गुस्सा आ गया सर जॉन साइमन को। उसने स्कॉट का कहा बचाओ लाठियां, करो इनका कल्याण, करो लाठियां बरसाना शुरू। लाजपत राय सबसे आगे थे। लाला लाजपत राय पे इतनी लाठियां बरसाई गई, इतनी लाठियां लाला लाजपत राय पर कि आप सभी को मैंने बताया कि लाला लाजपत राय पर क्या किया गया? लाठीचार्ज किया गया। क्यों? कि उन्होंने गो बैक साइमन के क्या लगाए गए? नारे लगाए गए। साइमन कमीशन ने कहा, साइमन ने कहा हुआ था कि भाई जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसको क्या कर दो, तुम लोग लाठियां बरसाना शुरू कर दो, जो मर्जी करो। तो लाला लाजपत राय ने विरोध किया और स्कॉट ने क्या किया? उन पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। लाला लाजपत राय पर इतनी लाठियां बरसाई गई, इतनी लाठियां बरसाई गई कि वो क्या हो गए? घायल हो गए। क्या हो गए? घायल हो गए। और कुछ टाइम बाद में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कुछ टाइम बाद में इनको क्या पहले क्या हो गई? घायल हो गए और बाद में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्लियर? बात समझ में आई? लाजपत राय जब घायल थे, जब ये हॉस्पिटल में थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि मुझ पर गिरी हुई हर एक लाठी, मुझ पर पड़ी हुई हर एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में लास्ट कील साबित होगी। कि मुझ पर गिरी हुई हर एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में, ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक लास्ट कील साबित होगी। क्योंकि आपको मैं बताऊं, आप सभी को पता है कैफिन होता है, जहाँ ईसाई धर्म में क्या है? जलाया तो जाता नहीं, दफनाया जाता है, एक ताबूत में दफनाया जाता है, कैफिन में। तो इसमें क्या होता है? इसका जो ऊपर का जो दरवाजा होता है उस पर बंद किया जाता है और उस पर क्या लगाई जाती है? कीलें लगाई जाती है। मतलब कि कील लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? कीलें लगाई जाती हैं इस दरवाजे को बंद करने के लिए। यहाँ एक सिस्टम है ईसाई धर्म के अंदर, जब लास्ट कील लगने वाली होती है ना, तो वो जो दफनाने वाला व्यक्ति होता है ना, वो कहता है कि अगर किसी ने देखना है तो देख लो, अदरवाइज अगर एक बार लास्ट कील लग गई तो उसके बाद देखना मुश्किल हो जाएगा। मतलब देखना, इसके बाद किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझ पर गिरी हुई हर एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में लास्ट कील साबित होगी कि इसको इसके बाद खोलने वाला और देखने वाला कोई भी नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई कि इसको इसके बाद खोलने वाला और देखने वाला कोई भी नहीं होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? तो लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इन पर लाठी चार्ज किया गया था। इसी का बदला बाद में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने लिया था। हालांकि वो मारने तो किसको गए थे? स्कॉट को मारने गए थे, लेकिन गलती से वो जो गोली है या जो बम है वो किस पे चला गया था? सैंडर्स पे चला गया था। इस वजह से सैंडर्स हत्याकांड के विरोध में उन्हें क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। क्लियर? बात समझ में? इतना समझ में आया? तो साइमन कमीशन को हम क्या कहते हैं? व्हाइट कमीशन कहते हैं। हालांकि उसमें पार्लियामेंट में 2 भारतीय सदस्य थे, शाहपुरजी शकलतवाला एंड एसपी सिन्हा, दोनों को भेजा जा सकता था, लेकिन इरविन के सजेशन पे इनको क्या रखा गया? बाहर रखा गया। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, पहले क्वेश्चन हमने किया नहीं था, क्वेश्चन देख लीजिए क्या था। अब आप लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर आता है क्योंकि मैंने आपको सारा टॉपिक समझा दिया। भारत के लोगों ने साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध आंदोलन किया, क्योंकि बताइए क्या था इसके अंदर? क्या था? अब आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि साइमन कमीशन का भारत के अंदर विरोध क्यों किया गया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, कोई भी, देयर इज नो इंडियन मेंबर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? इजी था क्वेश्चन, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइमन कमीशन कब अपॉइंट किया गया? साइमन कमीशन अपॉइंट, आप सभी को पता है 1928 में ही आया था। आया कब था? 1928 में। तो अपॉइंट कब किया गया? इसे बनाया कब गया था? अभी मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1925, 1927, 1938, 1930। हाँ जी, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? बिल्कुल सही, हाँ जी, 1927 में इसे क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था। 1928 में ये आया था, 1928 में ये वापस चला गया, 1929 में इसे वापस बुलाया गया था मिन्नतें कर करके, भाई तू आ जा, हमसे गलती हो गई, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुझे वापस भेज के कि तू वापस आ जा। 1929 में वापस आ गया और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। क्लियर? तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये जरूर ध्यान देख लेना कि पूछा क्या गया, अपॉइंट पूछा गया है कि कब आया था।
था, विजिट कब किया था 1928 में, और अपॉइंट कब किया गया था 1927 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी, 1928 में साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत आया था? भाई इसके बारे में तो आप लोगों को पता है, मैंने अभी बहुत डिटेल में बताया कि वो किस उद्देश्य से भारत आया था, क्या देखने आया था भारत में, क्या देखने आया था भारत में। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, और मिलिट्री कैपेसिटी को देखने के लिए। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ जी ऑनलाइन जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी आपको अभी बता के हटी हूं मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो उसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक सुधार के लिए। किसके लिए आया था? प्रशासनिक बताया मैंने आपको कि 1919 के अधिनियम में जो हमसे वादे किए गए थे प्रशासन से रिलेटेड, क्या वो वादे पूरे किए गए हैं और प्रशासन में क्या सुधार किया जा सकता है, वो ये देखने आया था। क्लियर बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी भाई स्टूडेंट, 15 मई को जो है बैच शुरू हो चुका है PS टेट का, जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मौका है। कूपन कोड AC 512 आप लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये भी बहुत इजी है भाई, वही कहते हैं ना कि अगर आप लोगों को एक बार टॉपिक समझा दो ना, उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस के जवाब ना ऐसे चुटकियों में दोगे कि आपको खुद को भी नहीं पता लगेगा, अरे मुझे ये क्वेश्चन आता था, मुझे पता ही नहीं था। बात समझ में आई? तो किसके सुझाव पर भारतीय सदस्यों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? बताइए। अभी मैंने जस्ट अभी बताया था कि उस टाइम पे जो भारत का वायसराय था उसने कहा था कि इसके अंदर कोई भी भारतीय मेंबर नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर भारतीय कोई आया तो हमारी क्या खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? रीडिंग चैम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन एंड इरविन। तो आप सभी को पता है चैम्सफोर्ड तो था नहीं क्योंकि चैम्सफोर्ड तो कब था? 1919 में था। ठीक है। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। ठीक है। साइमन कमीशन तो हो नहीं सकता सर जॉन साइमन, क्योंकि साइमन कमीशन तो खुद उसका लीडर था और लॉर्ड रीडिंग भी नहीं है। तो बचा क्या उस टाइम पे भारत वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। तो इरविन के सजेशन पे साइमन कमीशन में भारतीय सदस्यों को बाहर रखा गया था। क्लियर बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पक्का समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आगे देखें। हाँ जी, द कांग्रेस बायकॉट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया, नो डाउट हम सभी को पता है बहिष्कार किया था। क्यों किया था अब वो भी सुन लो। ठीक है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था? नहीं था, तभी तो हम इसको वाइट कमीशन कहते हैं यार। ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या किया प्रभ ने? द साइमन कमीशन डू नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर। किसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है। अरे नहीं, एक सेकंड सुनो। स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट क्या है कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। जेन्युइन सी बात है, हमें पता ही है कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। उसने काले झंडे दिखाए थे, उसने ही गो बैक साइमन के नारे लगाए थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और जो दूसरी है वो फर्स्ट को क्या कर रही है? एक्सप्लेन कर रही है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, नो डाउट हम सबको पता है, लेकिन क्यों किया? क्या कारण था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब देखो, अब इस लाइन को उल्टा कर दो। कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं। तो इसका मतलब ए क्या है? सही है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको एक टॉपिक समझाया, आपको सारे क्वेश्चन आने लगे। देखो कितनी इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है? तो देखो, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था, भारत सरकार अधिनियम के विरोध में हुआ था। तो आप मुझे बताओ, भारत सरकार अधिनियम तो 1935 में आया था। लाला लाजपत राय की डेथ होगी 1928 में, 1935 में आया था।
भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, तो इसका मतलब ये तो सही नहीं है, इसको हम काट दें। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पता ही आंसर आप लोगों ने दे भी दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था, ये भी नहीं हो सकता। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, ये भी नहीं हो सकता। किस समय? साइमन कमीशन 1928। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आगे बढ़े। हाँ जी, Whom was the title of पंजाब केसरी कन्फर्म? पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? बताओ भाई, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? भगत सिंह, रंजीत सिंह, लाला लाजपत राय एंड लाला हरदयाल। किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कुछ कहेंगे कि मैम रंजीत सिंह को भी कहा जाता है, कुछ कहेंगे मैम लाला लाजपत राय को भी कहा जाता है। कहा जाता है? बात समझ में आई? समझ में आई? रंजीत सिंह को पंजाब का शेर कहा जाता है। हालांकि वैसे भी मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये दोनों ऑप्शन कभी भी एक क्वेश्चन में नहीं होंगे, ये कंफर्म है। ये कैसे आया इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन एक क्वेश्चन में नहीं होंगे, क्योंकि शेर का मतलब भी केसरी होता है। शेर का मतलब भी केसरी ही होता है। कहा जाता है कि लाला लाजपत राय जब बोलते थे ना, तो उनकी आवाज ऐसी थी ना कि गूंजती थी। दहाड़ जैसे होता है ना कि जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो सारे जंगल के जितने भी जीव जंतु होते हैं, जो जानवर है, वो डर जाते हैं। तो जब लाला लाजपत राय जब बोलते थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि एक शेर दहाड़ रहा है। क्या कर रहा है? एक शेर दहाड़ रहा है। इससे अंग्रेज भी थरथराकर कांपने लगते थे। बात समझ में आई? तो लाला लाजपत राय को पंजाब का क्या कहा जाता है? केसरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि जब वो बोलते थे तो उनकी आवाज ऐसी थी कि आवाज गूंजती थी उनकी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शेर दहाड़ रहा है। लाला लाजपत राय से सारे अंग्रेज डरते थे। बात समझ में आई? इसलिए लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। और पंजाब का शेर किसको कहा जाता है? महाराजा रंजीत सिंह को। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोनों ऑप्शन इकट्ठे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, हमेशा एक ही ऑप्शन आता है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि रंजीत सिंह को भी पंजाब का शेर कहा जाता है और शेर का मतलब भी केसरी होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ ये क्वेश्चन आया, मैं तो खुद कहती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चला कि रंजीत सिंह और लाजपत राय दोनों ही पंजाब के शेर हैं, लेकिन लाला लाजपत राय वो अलग अंग्रेजों के टाइम पे हैं और महाराजा रंजीत सिंह वो अपनी राजनीति में है। ये दोनों ऑप्शन कभी इकट्ठे नहीं आएंगे। बस आप दो ध्यान रखना कि पंजाब के शेर दो हैं, एक है महाराजा रंजीत सिंह और एक है लाला लाजपत राय। क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर किसी प्रकार की दिक्कत समस्या हो ना, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर दिया करो। क्लियर? आगे देखो। हाँ जी, पंजाब मास्टर गाइडर इंग्लिश का जो बैच है वो 27 मई से शुरू हो रहा है। जल्दी से जल्दी जो स्टूडेंट मास्टर गाइडर का एग्जाम देना चाहते हैं इंग्लिश में, वो एनरोल करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेहरू रिपोज वाज प्रिपेयर्ड। चलो अब आगे शुरू करते हैं, आगे क्या समझना है सुनो। आप सभी को मैंने बताया कि साइमन कमीशन आ गया 1928 में। साइमन कमीशन को तो भाई बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों? क्योंकि लोग उसका विरोध बहुत कर रहे थे। तो वो उस टाइम पे जो भारत का जो सचिव था, भारत का जो सेक्रेटरी था, उसका नाम था वकिन हैंड। वकिन हैंड, वकिन हैंड। उस टाइम पे जो भारत का सेक्रेटरी था उसका नाम था वकिन हैंड। वो उसके पास गया, साइमन वकिन हैंड के पास गया, सेक्रेटरी के पास, और कहते हैं कि ये भारत है, इस तरह से स्वागत किया जाता है भारत में, मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहता, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे। तो वकील ने कहा कि भाई रुक जा, कोई बात नहीं, होगी गलती। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, मैं जा रहा हूँ, मैं जो रिपोर्ट लेकर आया मैं वो अभी वापस लेके जा रहा हूँ। तो साइमन कमीशन 1928 में वापस चला गया। अब वकील हैंड को आ गया गुस्सा। उन्होंने मोतीलाल नेहरू को बुलाया कि भाई इधर, तुमने साइमन कमीशन का विरोध किया, कोई बात नहीं, ठीक है, अब तुम
तुम एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करके लेकर आओ जिसमें तुम सभी कांग्रेसी, तुम सभी भारतीय क्या हो, सहमत हो, तुम सभी इस रिपोर्ट को मानने वाले हो। तुमने साइमन कमीशन को नहीं माना, कोई बात नहीं, अब तुम खुद एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करोगे। तुम एक ऐसी पार्टी, अपनी एक कमेटी बनाओ, एक अपनी क्या बनाओ, एक कमेटी बनाओ। उस नेहरू कमेटी के अंदर तुम ऐसे ऐसे मेंबर्स को लो और एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करो जिसके अंदर क्या हो, सारे सहमत हो। तुम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा संविधान तैयार करो, एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करो जिसमें तुम सारे सहमत हो। नेहरू तो खुश हो गए भाई कि देखो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, क्योंकि वकिनहैंड ने कहा था कि अगर तुम सारे इस रिपोर्ट से सहमत हो गए तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं ये रिपोर्ट खुद इंग्लैंड की संसद में लेकर जाऊंगा और खुद मैं तुमसे हस्ताक्षर करवाऊंगा, साइन करवाऊंगा। नेहरू जी खुश हो गए कि भाई देखो इनके, नेहरू जी की वजह से क्या क्या होएगा आगे जाके, देखो नेहरू जी खुश थे। नेहरू जी ने खुशी खुशी में एक रिपोर्ट तैयार की जिसे हम क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? मोतीलाल नेहरू। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, M.L. नेहरू, M.L. नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इनके बेटे थे। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट तो तैयार कर ली, ठीक है, एक कमेटी बनाई, जल्दी जल्दी रिपोर्ट तैयार कर ली। अब वो लेके चले गए वकिनहैंड के पास कि देखो मैंने रिपोर्ट तैयार कर ली। अपने बेटे को भी लेके गए थे जवाहरलाल नेहरू, देखो मैंने रिपोर्ट तैयार की। वकिनहैंड ने पूछा सबसे पहले तो मेरी यही शर्त थी कि क्या आप लोग सारे सहमत हो? मोतीलाल नेहरू ने कहा हाँ सहमत, ऑलमोस्ट। वो कहते ऑलमोस्ट नहीं चाहिए मुझे सभी सहमत चाहिए। वकिनहैंड के पास में ही मोहम्मद अली जिन्ना बैठे थे, मुस्लिम लीग के नेता। क्या आपने मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा था? मोतीलाल नेहरू ने कहा नहीं। तो वकिनहैंड कहते चलो मैं पूछ लेता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना ने उस रिपोर्ट को पढ़ा और कहा मैं ऐसी रिपोर्ट को नहीं मानता, मैं ऐसी रिपोर्ट को नहीं मानता। क्योंकि वकिनहैंड ने पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना को ये कान में भरा हुआ था कि नेहरू रिपोर्ट लेकर आएंगे और तुझे वो रिपोर्ट नहीं माननी है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान कहीं था ही नहीं, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं था। बात समझ में आई? बात समझ में आई। वकिनहैंड ने उस रिपोर्ट, फिल्मी सीन की तरह उस रिपोर्ट को क्या कर दिया, फाड़ दिया। क्लियर, बात समझ में आ गई? समझ में आया? तो नेहरू रिपोर्ट क्या हो गई, कैंसिल हो गई। कब आई थी? 1928 में। क्लियर। निम्न में से किसने सबसे पहले भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की थी? हाँ जी, क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनियन स्टेट? हालांकि सभी स्टूडेंट्स को पता है डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है दो सरकार, सरकार के अंदर सरकार। एक सरकार किसकी रहेगी? अंग्रेजों की रहेगी, नो डाउट। लेकिन जो भारतीयों से जो मामले हैं, भारतीयों से रिलेटेड जो मामले हैं, उनको कौन सुलझाएगा? वो भारतीय सुलझाएंगे, न कि अंग्रेज सुलझाएंगे। कि सरकार अंग्रेजों की रहेगी, नो डाउट, कोई बात नहीं, लेकिन जो भारतीयों से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन्हें भारतीय ही सुलझाएंगे। बात समझ में आई? ये डोमिनियन स्टेट है। इसकी डिमांड किसने की थी? नेहरू रिपोर्ट ने, मोतीलाल नेहरू ने। किसने डिमांड की थी? मोतीलाल नेहरू ने। बात सीधी सी है, और नेहरू कमेटी के सदस्यों ने। ठीक है, अब आप इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है। राजगोपालचारी तो चलो है ही नहीं, बात ही खत्म करते हैं। जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ये भी नहीं है। मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सभी का आंसर बी होगा, सभी का बी आंसर है, और जो आंसर जिनका बी है ना वो सारे के सारे गलत हैं। आप सोच रहे होगे कैसे? क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने तो रिपोर्ट पेश की थी, नेहरू रिपोर्ट। आप सुनो ध्यान से, नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के अंदर कांग्रेस के क्या थे? नेता थे। ठीक है, अब इस कमेटी ने ही डोमिनियन स्टेट की मांग की होगी, जेन्युइन सी बात है। मान लो मैं लीडर हूँ, मैंने अपनी एक पार्टी बनाई, अपनी कमेटी बना ली, ठीक है, मंत्रिमंडल बना लिया, ठीक है, तो मतलब उन्होंने भी मेरे साथ डोमिनियन स्टेट की मांग की है कि नहीं की? अब मैं बताऊं, जो नेहरू कमेटी थी उसके अंदर कोई भी गोविंद वल्लभ पंत नहीं था। गोविंद वल्लभ पंत नाम का कोई व्यक्ति था नहीं उस कमेटी के अंदर। अब ये ऑप्शन तो हम सही कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू अगर अकेला दिया होता तो पक्का इसका आंसर मोतीलाल नेहरू होता।
लेकिन मोतीलाल नेहरू के साथ गोविंद वल्लभ पंत दिया हुआ है, तो कैसे सही होगा? कैसे सही होगा? मोतीलाल नेहरू के साथ क्या दिया हुआ है? गोविंद वल्लभ पंत दिया हुआ है। गोविंद वल्लभ पंत तो नेहरू कमेटी में थे ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो सही हो ही नहीं सकता। नेहरू कमेटी के सदस्य कौन थे? तेज बहादुर सप्रू और जयकर। तो जब मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की डिमांड की थी तो ये भी तो कमेटी के सदस्य थे, तो इसका मतलब ये भी तो आ सकते हैं, क्योंकि अगर मोतीलाल नेहरू अकेले होते तो नो डाउट मोतीलाल नेहरू इसका आंसर होता, लेकिन मोतीलाल नेहरू के साथ गोविंद वल्लभ पंत दिया हुआ है, तो गोविंद वल्लभ पंत इस कमेटी के सदस्य थे ही नहीं, तो इसका मतलब तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। बात समझ में? नीचे दिया हुआ तेज बहादुर सप्रू और जयकर, तो नेहरू ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी के जो मेंबर थे वो कौन थे? तेज बहादुर सप्रू और जयकर। बात समझ में आई? इस वजह से सबसे पहले डोमिनियन स्टेट की डिमांड किसने की थी? तेज। क्योंकि किसने की थी? आप सीधा सा क्वेश्चन देखो, डोमिनियन स्टेट की डिमांड किसने की थी? डोमिनियन नेहरू रिपोर्ट के अंदर डोमिनियन स्टेट कहा गया था कि सरकार आप लोगों के लिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो भारतीय मामले उनसे रिलेटेड जो है हमारे फैसले होने चाहिए। डोमिनियन स्टेट की ये डिमांड थी, नेहरू रिपोर्ट की ये डिमांड थी। तो अब क्वेश्चन आता है कि डोमिनियन स्टेट की डिमांड सबसे पहले किसने की थी? तो वो किसने की थी? नेहरू रिपोर्ट ने। किसने की थी? नेहरू रिपोर्ट ने। और नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू की कमेटी ने। सीधी सी बात है। अब मोतीलाल नेहरू तो हम इसको उठा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत दिया हुआ है। तो नेहरू कमेटी के और भी तो सदस्य थे, तो वो कौन थे? तेज बहादुर सप्रू और जयकर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये क्वेश्चन आते पेपर में जो हमें गूगली बना देते हैं, जो हमें कंफ्यूजन दे देते हैं। सीधा से देखा मोतीलाल नेहरू, इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी को मोतीलाल नेहरू। आगे गोविंद वल्लभ पंत भी तो दिया हुआ है, जो नेहरू कमेटी के मेंबर ही नहीं थे। नेहरू कमेटी के मेंबर तो ये थे तेज बहादुर सप्रू और जयकर। मेरी बात समझ में आई? जिन स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नया था कॉपी में नोट कर लेना, दिमाग में छाप लेना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते इस तरह से थे। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर है? नेहरू रिपोर्ट फाड़ दी गई। क्लियर है? फिर जिन्ना अपनी डिमांड्स लेकर आया, जिन्ना की भी नहीं मानी गई। फिर साइमन कमीशन को दोबारा बुलाया गया। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन दोबारा आना ही था, जेन्युइन सी बात है। साइमन कमीशन को दोबारा बुलाया गया कि भाई तू आजा, कोई बात नहीं, अब तेरा कोई भी विरोध नहीं करेगा, तेरे को कोई भी गो बैक साइमन नहीं करेगा, तो वापस आ जा। 1929 में साइमन कमीशन दोबारा आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 27 मई 1930 को इसने अपना प्रपोजल पेश किया, अपनी रिपोर्ट पेश की, और यही साइमन कमीशन की रिपोर्ट आगे जाकर 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो आया था उसकी क्या बनती है? बेस बनती है। बात समझ में आ गई? और यही 1935 का भारत सरकार अधिनियम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट बन जाता है। क्लियर? तो 1929 1927 में बनाया, 1928 में आया, 1928 में वापस चला गया, 1929 में दोबारा आया, और 27 मई 1930 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। क्लियर है? समझ में आ गया? यस या नो? क्लियर? तो क्या याद रखोगे? तेज बहादुर सप्रू। और मोतीलाल नेहरू अकेला है, तो इस आंसर क्या आएगा? मोतीलाल नेहरू। क्लियर है? समझ में आ गया? इसी के साथ जो स्टूडेंट इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं मास्टर गाइडर की, उनके लिए, और जूलॉजी बॉटनी का जो बैच है वो शुरू हो चुका है, जल्दी शुरू होने वाला है। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात आप लोगों से पूछना चाहूँगी, कैसी रही क्लास? कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ये भी मुझे बताइएगा। सबसे बड़ी बात, आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? टॉपिक आप लोगों को कितना समझ में आया? क्या पूरा समझ में आया? क्या आप लोगों के क्या थे, जो भी आपके एक्सपीरियंस क्या रहे, वो जरूर मुझे बता के जाइएगा। चाहे वो टेलीग्राम चैनल पे बताओ, चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताओ, जरूर मुझे बता के जाइएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को नेक्स्ट डे का टॉपिक जानना है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम, ताकि आप लोगों को मैं वहाँ पर इन्फॉर्म कर पाऊँ कि आज मैं ये टॉपिक करवाने वाली हूँ। क्लियर है? बात समझ में आई? समझ में आया? होप सो आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, आपके दिमाग में छप गया होगा कि मैम ने आज हमें ये करवाया है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सो मच।